हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें अराउंड 2022 से 2015 तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के, उसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उस पर रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट से हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है पहला है क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन में आपको रेट एक्सप्रेशन बताना है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इस रिएक्शन को हम लोगों ने दो स्टेप में तोड़ा है। इस स्टेप को इन्होंने फास्ट स्टेप बताया है और इस स्टेप को इन्होंने स्लो स्टेप बताया है। तो इसमें रेट एक्सप्रेशन बताना है हम लोगों को कि रेट एक्सप्रेशन इसमें क्या होगा। तो रेट एक्सप्रेशन आपको पता है कि हम लोग हमेशा स्लो स्टेप को ही हम लोग मानते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो स्लो स्टेप से ही रेट डिटरमाइन होता है। तो यहाँ जो स्लो स्टेप है, हम लोग इसी के बेसिस पर हम लोग रेट डिटरमाइन करेंगे। तो इस स्लो स्टेप के लिए अगर हम लोग रेट की अगर बात करें, इस स्लो स्टेप के लिए, तो रेट के लिए क्या हो जाएगा इस स्लो स्टेप के लिए। तो रेट इज इक्वल टू समथिंग, कोई रेट कांस्टेंट होगा और इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O3। तो ये है हम लोग का रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस स्लो स्टेप रिएक्शन। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस टोटल ओवरऑल रिएक्शन में देखिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कहीं है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन में ऑक्सीजन आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो डायरेक्ट हम लोग इसके बेसिस पर हम लोग इसका रेट एक्सप्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग को इस रेट एक्सप्रेशन से इस ऑक्सीजन को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट रहा होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। और इंटरमीडिएट रिएक्शन के दौरान फॉर्म भी होते हैं, रिएक्शन के दौरान कंज्यूम भी होते हैं। तो फाइनल एक्सप्रेशन में हम लोग को सिर्फ इसी को इंक्लूड करना है। एक चीज़ तो ये है। तो हम लोग इसे ऑक्सीजन को अगर एक्सक्लूड करना है इस एक्सप्रेशन से, तो हम लोग कैसे एक्सक्लूड करेंगे और क्या एक्सप्रेशन दिया जा सकता है इसमें। ठीक है। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ऑक्सीजन टर्म आएगा और वो ऑक्सीजन टर्म को यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन टर्म यहाँ से हट जाएगा। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा फॉर फास्ट स्टेप के लिए। तो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन, और इसके बाद एक ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर O3। तो ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो सकता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर K इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। ठीक है। तो ये हम लोग का कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन निकल गया है। तो इस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को अगर हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये के है, ये के इक्विवेलेंट है, ओवरऑल जो भी रहेगा ये एक कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसलिए इस कांस्टेंट को हम के ही मान रहे हैं रेट के लिए। तो रेट के कारण यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, तो O3 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ O2। फाइन। और इसके बाद जो है कंसंट्रेशन ऑफ O3। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आया है। तो अब यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन ईजी हो गया है। तो यहाँ से कैसे सॉल्व होगा, तो इज इक्वल टू, तो के इंटू यहाँ पर O3 दो बार आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ O3 होल स्क्वायर, और इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ O2 जो है ये नीचे में है, तो इसे हम लिख सकते हैं O2 टू द पावर -1। तो कुछ इस तरह का आंसर अगर मिल रहा है तो देखते हैं। तो यहाँ पर आंसर बी, तो आंसर बी सेम है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन लाइज बिटवीन। तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसी भी दो रेट कांस्टेंट का रेशियो है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट, रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट। तो ये टू रेट कांस्टेंट कहाँ से आएगा, तो जनरली हम लोग जब रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं तो ऐसा पाया गया है कि अगर हम लोग टेम्परेचर को अगर 10 डिग्री पर इंक्रीज करते हैं तो जो रेट होता है वो डबल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग दो रेट हम लोग देखते हैं, दो रेट कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर पर। तो इसी का हम नाम दिए हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जिसको मैं टीसी के फॉर्म में ले रहा हूँ। तो दो रेशियो है रेट कांस्टेंट का, एक मैं रेट कांस्टेंट ले रहा हूँ टी टेम्परेचर पे। टी टेम्परेचर अगर है कोई टी डिग्री सेल्सियस है रेट कांस्टेंट, टी डिग्री सेल्सियस, और दूसरा रेट कांस्टेंट मैं ले रहा हूँ
T + 10 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा अज्यूम किया गया था कि जब 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है तो ये रेट कांस्टेंट या रेट जो है वो डबल हो जाता है। तो ये दो रेशियो मैं ले रहा हूँ, एक T टेम्परेचर पर, एक T + 10 डिग्री सेल्सियस पर। इस दोनों रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जनरली हम लोग अलग अलग जब रिएक्शन इस चीज़ को करते हैं तो ऐसा पाया गया है कि जो रेशियो जो है ये हमेशा 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो ये जस्ट एक वैल्यू है, आपको डाटा से मिलेगा। इसको आंसर को आपको याद रखना है कि ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब। तो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन इंक्रीजेज विद टाइम, डिक्रीजेज विद टाइम, मे इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम एंड रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। तो बेसिकली कोई भी रिएक्शन अगर है ए टू बी, अगर वो जा रहा है तो समय के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट का तो क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होते चला जाएगा। तो जब क्वांटिटी ही डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जो रेट जो होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा। इसलिए द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेज विद टाइम, ऑप्शन बी। फाइन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो आपको कुछ एग्जाम्पल जो है जो आपको याद रखने हैं, जैसे एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर जो होता है ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपको याद रखना है। इसका डिसोसिएशन ऑफ H2O2 ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। डिसोसिएशन ऑफ N2O5 ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें बी हो जाएगा, 4 का आंसर बी। फाइन। क्वेश्चन नंबर 5, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनटू प्रोडक्ट। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब आप एनर्जी प्रोफाइल देखिएगा तो कोई भी मॉलिक्यूल जो है या कोई भी रिएक्शन जो ए टू बी पर अगर जा रहा है तो इसे एक मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब तक ये इसे क्रॉस नहीं करता है तब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म नहीं करता है। तो इस मिनिमम एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, जब तक ये एनर्जी नहीं रहेगा ये प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर विच ऑर्डर। तो यूनिट फॉर रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर विच ऑर्डर। तो आप इसमें देखिए कि रेट क्या होता है, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट रहेगा उसका समथिंग पावर। तो अगर इसका पावर अगर 0 है तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, अगर इसका पावर 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 2 है तो सेकेंड ऑर्डर। अकॉर्डिंगली जहाँ पर इसका जो पावर रहेगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम। तो मुझे रेट और रेट कांस्टेंट दोनों सेम लाना है। तो सेम लाने के लिए मुझे ये टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए अगर मैं यहाँ पर अगर 0 दे दूँ तो a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी जो आंसर हो जाएगा वो 0 ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अगर यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट यहाँ पर हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 0 जाने पर ये 1 हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर रिएक्शन, आंसर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 7 में द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए प्लस बी टू सी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर सेम यही है, यही मैंने देखा यहाँ पर कि जो भी पावर रहेगा यहाँ पर कोफिशिएंट का वही उसका ऑर्डर हो जाता है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप पावर को ऐड कर लीजिए। जिसका भी पावर ऐड करने पर 0 आ रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा, जिसमें कि आंसर ए है, a टू द पावर 0 b टू द पावर 0। तो दोनों को ऐड करने पर 0 ही आ रहा है, इसलिए आंसर ए, 7 का भी आंसर ए हो जाएगा। फाइन। इसका क्वेश्चन नंबर 8, इन एनी रिएक्शन कैटलिस्ट retards the rate of reaction, increases the rate of reaction, both increases and decreases the rate of reaction and none of these। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव करने में सपोर्ट करता है। आप अगर कैटलिस्ट अगर आप यूज करते हैं, अगर इससे पहले अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ होगा। अगर मैं कैटलिस्ट को यूज कर लूँ तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम कर देता है। तो कम करने के कारण क्या होगा, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। रेट दोनों डायरेक्शन में बढ़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। बट ओवरऑल जो होगा वो रेट को तो इंक्रीज ही करेगा। तो एनी हाउ जो आंसर जो हो जाएगा इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ही हो जाएगा। कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। कुछ निगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं जो डिक्रीज करते हैं, बट यहाँ पर निगेटिव कैटलिस्ट की बात नहीं हो रही है,
यहाँ पर एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की ही बात हो रही है, अदरवाइज इसमें मेंशन कर दिया जाता है कि ये नेगेटिव कैटलिस्ट है, इसलिए कैटलिस्ट हमेशा रेट को इंक्रीज करता है। तो आंसर बी। फाइन। क्वेश्चन नंबर 9, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन। तो रेट के लिए क्या हम लोग लिखते हैं, रेट एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू के इंटू दिस कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ये कंसंट्रेशन जो है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव मास। तो ये कंसंट्रेशन अगर कोई सॉल्यूशन में अगर आप लोग ले रहे हैं तो ये मोल्स पर लीटर हो जाएगा कंसंट्रेशन। यही रिएक्शन अगर हम लोग गैसियस मिक्सचर में अगर कर रहे हैं तो वो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। तो ये जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसको हम लोग एक्टिव मास हम लोग बोलते हैं, एक्टिव मास से डिनोट करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन एक्टिव मास, इसका जो कंसंट्रेशन होगा वही एक्टिव मास होता है, मॉलिक्यूलर वेट पर नहीं रहता, उसे आपको कंसंट्रेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो 9 का आंसर भी हो जाएगा ए, एक्टिव मास। फाइन। ये काफ़ी एक ट्रिवियल है। क्वेश्चन नंबर 10, द टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं दिख रहा है जो 0.693 है, बट 0.632 और 0.683, इसमें ये जो वैल्यू जो है क्वेश्चन ये ऑप्शन बी वाला 0.683 ये थोड़ा बहुत क्लोज है इस वैल्यू से, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, 0.683 डिवाइडेड बाई के। बट अदरवाइज आप लोग ये याद रखेंगे कि टी हाफ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है वो 0.693 डिवाइडेड बाई के होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग को ये ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ किसके बीच में है, कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या ग्राफ हो सकता है। तो पहले हम लोग को रेट एक्सप्रेशन देखना होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट एक्सप्रेशन होता है के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई टी। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है और ए रिमेनिंग कंसंट्रेशन है आफ्टर टाइम टी। तो इसमें अगर हम लोग ये ग्राफ अगर प्लॉट करें तो ए वर्सेस टी के लिए अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको आप अगर रीअरेंज करिएगा तो ए इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस ए नॉट, कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। इसे आप रीअरेंज कर सकते हैं तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को मिलने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर ए हमने ले लिया है, यहाँ पर टी ले लिया है, तो ये एक नेगेटिव स्लोप दे रहा है। तो इसी कारण यहाँ पर ये किस फॉर्म में है, y इजक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में है, y इजक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो ये इस तरह का ग्राफ शो होगा यहाँ पर, और जो ये यहाँ पर जो इंटरसेप्ट हो रहा है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ए नॉट के बराबर हो जाएगा। तो इसका मिलता जुलता ग्राफ यहाँ पर कौन सा है, तो ऑप्शन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कुछ इस तरह का ग्राफ दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू दिया हुआ है के सम कांस्टेंट के इंटू एच प्लस टू द पावर एन। और अगर हम लोग पी एच को 2 से अगर 1 को चेंज करते हैं तो रेट क्या हो जाता है, रेट बिकम्स 100 टाइम्स। तो हम लोग को बताना है कि ये ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो पीएच दिया हुआ है और एक कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पर हम लोग को डिफाइन करना है कि यहाँ पर ये ऑर्डर क्या हो सकता है। तो फर्स्ट क्या है कि ये रेट, बेसिकली ये रेट है डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू एच प्लस टू द पावर एन। लेकिन एच प्लस का कंसंट्रेशन हम लोग को नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ पता है कि यहाँ पर पी एच 2:1 दिया हुआ है। तो पी एच को तो हम लोग रेट एक्सप्रेस या एच प्लस के कंसंट्रेशन हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो पी एच अगर 2 है तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कितना हो जाएगा, या नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम हम लेते हैं। तो पी एच 2 के लिए कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस 10⁻⁻2 मोलर हो जाएगा। ठीक है। और अगर पी एच अगर 1 है तो कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस जो है वो 10⁻⁻1 मोलर हो जाएगा। इसे आप पी एच के लिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस निकालते हैं। तो इसके बेसिस पर आप यहाँ पर कंसंट्रेशन निकाल लीजिए एच प्लस का, पी एच 2 के लिए 10⁻⁻2 मोलर और पी एच 1 के लिए 10⁻⁻1 मोलर। अब हम लोग को यहाँ पर पुट कर देना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पी एच 2 to 1 हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो पी एच 2 to 1 चेंज करने के कारण फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो पी एच 2 के तो जिसमें कि हम लोग 2 रेट हम लोग ले रहे हैं, तो R2/R1 हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो R2/R1 हम लोग देखते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को ही बस पुट कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो R2 रेट 2 डिवाइडेड बाई रेट 1। तो 2 के लिए क्या है कंसंट्रेशन, 2 के लिए यहाँ पर 10⁻⁻1 है, और डिवाइडेड बाय पहले क्या था, तो हम लोग PH2 to 1 कर रहे हैं। तो जो R1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा 10⁻⁻2। फाइन। अब इसी का टू द पावर
एन हम लोग को निकालना है, एन निकल गया तो ये हम लोग को ऑर्डर पता चल जाएगा। बट यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ये जो है जब हम लोग pH 2 to 1 चेंज कर रहे हैं तो ये भी रेट भी जो है ये भी डबल हो जा रहा है, डबल सॉरी 100 हो जा रहा है। तो 100 तो यहाँ पर हम लोग मार्क कर देंगे 100। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पर 100 के बराबर है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 100 इज इक्वल टू ये 10 टू द पावर, इसको हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100 और इसको 10 पावर -1 को हम लोग नीचे ले आएंगे तो 10 टू द पावर n। इसको एक कैंसिल हो जाएगा तो 100 इज इक्वल टू 10 टू द पावर n। तो 10 टू द पावर n मतलब यहाँ पर अगर हम लोग दो अगर यहाँ पर पुट कर सकते हैं तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो इसी के लिए यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, मीन्स ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर। तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर है यहाँ पर, हाँ तो ऑप्शन बी। फाइन। अब ये कॉम्प्लिकेटेड सा रिएक्शन दिया हुआ है, इसे डरने की चीज़ नहीं है। पहले क्या है कि यहाँ पर हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये पहला लाइन दिया हुआ है। तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है? तो हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर हम लोग जानते हैं क्या होता है, इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। इसमें कहीं भी हम लोगों को इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दिख रहा है। तो अगर कहीं भी आपसे ये पूछा जा रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट से हम लोग को पता चल गया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फाइन। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ आफ्टर 10 मिनट्स वॉल्यूम ऑफ N2 गैस इज 10 लीटर एंड आफ्टर द कंप्लीशन इट इज 100 लीटर। तो हम लोग को इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन हम लोग निकालना है, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन रिएक्टेंट में ना होकर प्रोडक्ट में आ रहा है, मतलब इसको जो फाइनल वैल्यू जो भी रहेगा वही आपका यहाँ पर आपको इनिशियल वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट में है ना कि रिएक्टेंट में। तो पहले हम लोग रेट कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी इंटू लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई ए। ये है रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसमें सारे वैल्यू हम लोग को दिए हुए हैं, आप इसे यहाँ पर बस पुट कर सकते हैं। 2.303 टाइम कितना दिया हुआ है तो 10 मिनट्स, इसे मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ इनटू लॉग। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है ए नॉट बाई ए हम लोग क्या लेंगे, तो सिंस कि ये नाइट्रोजन प्रोडक्ट में आ रहा है आफ्टर कंप्लीशन, तो आफ्टर कंप्लीशन में ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, ना कि कम वैल्यू अटेंड करेगा। तो ये अगर रिएक्टेंट में रहता तब तो ये उल्टा हो जाता, लेकिन ये प्रोडक्ट में है तो इसलिए जो ए नॉट हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीशन के वक्त का वैल्यू हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 100 लीटर मैं ले लेता हूँ। और आफ्टर 10 मिनट्स कितना है, तो आफ्टर 10 मिनट्स यहाँ पर 10 लीटर है। तो बस इसी को सिंप्लीफाई कर देना है। तो log 10 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाता है। तो ओवरऑल जो आंसर हो जाएगा log 10 1 मतलब 2.303 डिवाइडेड बाई 10, 2.303 डिवाइडेड बाई 10, ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट डिपेंड्स अपॉन। तो ये हम लोगों ने इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये रेट जो है एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास हमेशा एक्टिव मास के ऊपर डिपेंड करेगा। एक्टिव मास को हम लोग दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर, और अगर गैसेस है तो पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक्टिव मास कंसंट्रेशन, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग को टी हाफ निकालना है। तो आप पहले देखिए कि टी हाफ क्या होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k। फाइन। ये क्या है, ये कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन का है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको जितने भी ऑर्डर हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, उसमें कम से कम आपको हाफ लाइफ और रेट कांस्टेंट ये एक्सप्रेशन आपको याद होने चाहिए फॉर एवरी रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। A catalyst is a substance which increases the equilibrium concentration of the product, changes the equilibrium constant of the reaction, shortens time to reach equilibrium, supply energy to the reaction। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए बेसिकली हो क्या रहा है, कोई भी अगर रिएक्शन अगर आप देख रहे हैं तो इससे पहले ही बताया गया था कि यहाँ पर एक एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी को ये डाउन कर देता है। तो कोई भी अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है
तो रिवर्सिबल रिएक्शन में ही हम लोग इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को ही बढ़ाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को ही बढ़ाएगा। तो तो एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। लेकिन सिंस कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दे रहा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ेगा, और ओवरऑल जो टाइम है इक्विलिब्रियम को अटेन होने का वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा सी, शॉर्टन्स द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, इसलिए जो इक्विलिब्रियम अटेन होगा वो कम समय में अटेन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये तो अभी हम लोगों ने देखा था। तो टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, तो ये दिया हुआ है इन अ केमिकल इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp। तो यहाँ पर देखिए Kp दिया हुआ है। Kp का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एक्टिव मास है ये गैसियस के फॉर्म में है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो किसके ऊपर, तो टोटल प्रेशर, इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है। के बाद कैटलिस्ट, कैटलिस्ट से भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करा देगा। तो Kp तो वही रह जाएगा, Kp तो चेंज नहीं होगा। अमाउंट ऑफ H2 हम लोग कितना भी अमाउंट लेते हैं, बट क्या है कि ये एक रिएक्शन है, तो कितना अमाउंट, जितना मोल्स हम लोग यानी यहाँ लिया है उतना ही मोल्स यहाँ बनेगा। तो अगर हम लोग अमाउंट बढ़ा देते हैं तो प्रोडक्ट का भी अमाउंट उसी अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ भी डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन हाँ, टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रख लीजिएगा कि Kp जो है ये तीनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर 19, द रेट एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेस बाय रेट इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 2 और बी के पावर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, बट हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि बी टू द पावर यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो इसको अगर सपोज करिए कि अगर यहाँ पर अगर हम जीरो अगर नहीं दिया हुआ है, तो आपको मान के चलना होगा कि यहाँ पर पावर 1 है, जीरो नहीं लेना है, तो यहाँ पावर 1 हो जाएगा। इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 + 1, जो भी पावर है उसे आप ऐड कर दीजिए। इसलिए यहाँ पर 19 का जो है ऑप्शन ऑर्डर इसका हो जाएगा 3, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये थे हमारे केमिकल काइनेटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो BSCB में पहले पूछे गए थे। इसके थ्योरी का भी डिस्कशन किया हुआ है, वो आपको यूट्यूब लिंक में मिल जाएगा। फिर बहुत जल्दी हम लोग दूसरे टॉपिक के लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।